ये जमीन पर आसमान पर हमला तो हो ही रहा है लगातार, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं वो बड़ी खबर, बताते हैं किस तरीके से समंदर से बड़ा हमला किए जाने की तैयारी रशिया की तरफ से है। क्रीमिया के दक्षिण में दिखा है रूस का जंगी बेड़ा। क्रीमिया के दक्षिण भाग में रूस का जंगी बेड़ा नजर आया है। अब समंदर से बड़ा हमला क्या ये करने की तैयारी है रशिया की तरफ से। क्रीमिया के दक्षिण दिशा में रूस का जंगी बेड़ा नजर आया है, दक्षिण दिशा में क्रीमिया के। और ऐसे में इसके क्या मायने हुए यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जमीन आसमान से जंग छिड़ ही चुकी है। लेकिन अब क्या, अगर ये रूसी जंगी बेड़ा नजर आ रहा है समंदर में, तो इसके मायने ये हुए कि यहां से भी मोर्चा लेने की, यहां से भी लोहा लेने की तैयारी व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा हमने आपको बताया स्वीडन, फिनलैंड, इन दोनों ही देशों को चिट्ठी लिखी है, इधर जंगी बेड़ा भी तैनात कर रहे हैं समंदर में। एक और बड़ी खबर यह है, रूस में पुतिन का सिर काटने पर इनाम का ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन का सिर काटने पर $1 मिलियन का इनाम यह घोषित करने वाले रूसी कारोबारी हैं अलेक्जेंडर, देखिए कोनानिखिन, अलेक्जेंडर कोनानिखिन इनका नाम है, रूसी कारोबारी, बड़े रूसी कारोबारी। उन्होंने पुतिन का सिर काटने पर $1 मिलियन का इनाम घोषित किया। ये देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कि खुद रशिया के भीतर पुतिन के इस फैसले को लेकर के कितनी ज्यादा घोर नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस संकट से जुड़ी सामने आ रही है, वो ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। महायुद्ध में अब तक 9000 रूसी सैनिक मारे गए, एक हफ्ते में 9000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। आज 8वें दिन में प्रवेश कर गया है युद्ध, और जेलेंस्की कह रहे हैं, बड़ा दावा करते हुए कह रहे हैं, और बहुत, अगर यह खबर सत्य है तो बड़ा झटका भी आप और ये क्यों लड़ाई स्ट्रेच हो रही है ये भी आप समझ सकते हैं कि 9000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये जितना आसान शायद समझा गया था उतना आसान नहीं है। यूक्रेन को फतह करने की राह इतनी आसान नहीं है। अगर ये दावा जेलेंस्की का जो सही है, वो अगर ये सही है तो, और आगे भी और मुश्किल होने वाला है रशिया के लिए। वैसे ही अभी कर्नल राठौर बता रहे थे कि 60% इन्होंने अपने फोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। संजीव, ये महत्वपूर्ण हो जाता है और शायद ये उस सवाल का जवाब है कि ये लड़ाई क्यों इतनी लंबी खिंच रही है, 8वें दिन में प्रवेश कर गई। आशा, यकीनन देखिए, यूक्रेन की फौज और यूक्रेन के नागरिक जिस तरह से टक्कर दे रहे हैं रूसियों को, वो काबिले तारीफ है। और रशिया के असेसमेंट में ये नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से वो बात सामने आती है कि जेलेंस्की इस दावे से साबित क्या करना चाहते हैं। उन्होंने अगर 9000 मार दिए हैं तो उसका हासिल क्या है, क्या वो रूस को हरा देंगे? और अगर वो जानते हैं और दुनिया जानती है कि रूस को वो नहीं हराने जा रहे हैं, तो फिर अपने लोगों को इस तरह से एक्सपोज करने का मतलब क्या है? अपने शहरों को इस तरह से बर्बाद करने का मतलब क्या है? क्या उनके पास कोई इंटरनेशनल मीडिएशन का जरिया नहीं है जिसमें कि तुरंत इस वक्त सीज फायर को अंजाम दिया जा सके? क्या उनके पास ऐसे दोस्त नहीं है जो उन्हें सिर्फ ये कह रहे हैं कि लड़ते जाओ, हम तुम्हें रसद देंगे, हम तुम्हें फाइटर जेट्स देंगे? क्या उनके पास ऐसे मित्र नहीं है जो कहे कि हम रूस को समझाएंगे और इसको खत्म किया जाए? क्योंकि आप ही खुद बता रही हैं लगातार, हेक्सन हो, कीव हो, खार्किव हो, ओडेसा हो, मारिउपोल हो, हर जगह तो यही हमें दिखाई पड़ रहा है कि रशियन जेट्स जो हैं वो बॉम्ब कर रहे हैं, और ये कारपेट बॉम्बिंग पूरे की पूरे यूक्रेन में हो रही है। ऐसे में क्या समझा जाए प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इस दावे का? आशा, लेकिन संजीव, क्या इसका एक मतलब ये भी हुआ, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं कि बाहर के भी लोग आए लड़े, हमारे भी लोग लड़े, जो अंदर सैनिक हैं, अंदर माफ कीजिएगा, जो कैदी हैं जिनको हथियार चलाना आता है वो भी लड़े। एक तरीके से उनमें ऊर्जा डालने की कोशिश करें, एक तरीके से और प्रोवोक आम नागरिकों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, देखिए इतने मार गिराए, आप आइए, डटिए, लड़िए। देखिए, पहले पॉलिटिशियन वो नहीं है, वो एक बहादुर व्यक्ति है, वो बहुत इमोशनल व्यक्ति है, और इमोशनली वो चाहते हैं कि लोगों को चार्ज करें, और वो आंशिक रूप से सफल भी रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पर डिप्लोमेसी भी उनकी ही जिम्मेदारी है, और कूटनीतिक यहाँ पर वो उनका पक्ष दिख नहीं रहा है। वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और अच्छी बात है कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मातृभूमि की रक्षा क्या इस तरह से हो रही है जब यूक्रेन की जमीन जो है वो तमाम बम और गोलों से बर्बाद होती चली जा रही है? जेलेंस्की किस तरह बढ़ रहे हैं जिसका आकलन नहीं हो पा रहा है, और बार बार ये बोल करके वो लोगों को जोश में तो भर देते हैं, लेकिन वो इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि वेस्ट के जितने भी देश हैं, नेटो के जितने भी देश हैं, या अमेरिका, उनको पीछे से समर्थन तो कर रहा है, लेकिन उनके लिए कोई एक्टिव हेल्प जो है
वो सामने नहीं आया है। और ऐसी स्थिति रही तो आज हम 8वें दिन है, शायद अगले 16वें दिन ज़ेलेंस्की कहां होंगे या फिर यूक्रेन में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा अगर हम लगाएं तो उसमें ऐसा लगता नहीं है कि यूक्रेन बहुत अच्छी स्थिति में आप बने रहिएगा। संजीव, मैं वापस आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर क्योंकि सामने आ रही है और लगातार पल पल हाथ जो है वो और ज्यादा एस्केलेट होते नजर आ रहे हैं। बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जंगी बेड़े की भी तैनाती देखने को मिल रही है। कहां? समंदर में। अब समंदर से बड़ा हमला करेगा रूस, ऐसी तैयारी देखने को मिल रही है। ऐसा अंदेशा इसलिए है क्योंकि क्रीमिया के दक्षिण में रूस का जंगी बेड़ा नजर आया है। क्रीमिया के दक्षिण में अपने जंगी बेड़े को तैनात कर दिया है अब रशिया ने। ये क्रीमिया का दक्षिण हिस्सा है समंदर से, यानी क्या इसके मायने ये हुए, क्योंकि जमीन और आसमान में लड़ाई तो चल ही रही है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तोप गोले बम बरसाए जा रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, मिसाइल दागी जा रही है। लेकिन अगर समंदर में जंगी बेड़ा तैनात होता है तो इसके मायने क्या हुए इसके मायने संजीव, बात नहीं बन रही। क्या ये समझें, अब उतरे से जितनी फोर्स उतारी गई थी बात नहीं बन रही और अब ये जंगी बेड़े को तैनात करने की जरूरत पड़ी, या फिर सांकेतिक है? देखिए, बाल्टिक सी, ब्लैक सी ऑफ अजोव, जो ये तमाम टेरिटोरियल वाटर्स थी यूक्रेन की, उस पर अब कब्जा हो चुका है रशिया का। यानी कि अब रशिया उन सारे इलाकों को कंट्रोल कर रहा है जो यूक्रेन के आधिपत्य में आती थी समंदर की। यहाँ पर ये समझना होगा कि एक तो जैसा कि आप बता रही हैं कि पोजीशन ले लिया गया है कि अगर कोई हमला होता है तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन मत भूलिए यहाँ बाल्टिक सी से वो पाइपलाइन जाती है जिसे नॉर्ड स्ट्रीम कहा जाता है, और ये पाइपलाइन ही गैस और ऑयल पहुंचाती है यूरोप। और आज भी वहां इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ये जो तेल और गैस का जो बिजनेस है वो रूस के साथ अभी भी अमेरिका कर रहा है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, $50 मिलियन का तेल और गैस का आयात हर रोज के हिसाब से अमेरिका रूस से करता है, तो उसे अपने हितों की भी रक्षा करनी है। ये पाइपलाइन जो समंदर के जरिए जाता है इसकी भी रक्षा करनी है, और युद्ध में कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, ये जो डिप्लॉयमेंट की गई है एक निगाह उस पर भी जरूर होगी। इस लिहाज से भी हो सकता है। बिल्कुल संजीव, बने रहिए। एक और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।